तो हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ दी नेक्स्ट चैप्टर। बेसिकली अभी तक हमने लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म किया, ग्रेविटेशन ख़त्म किया। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटर। कैपेसिटर या इसको कंडेंसर भी कहते हैं। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैपेसिटर है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम इसको कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को पढ़ने का रीज़न या पढ़ने का पर्पस क्या है, सबसे पहले एक बात समझते हैं। कैपेसिटर, इस नाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। कैपेसिटर में से जो एक शब्द आता है दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस, टू होल्ड चार्जेस। बेसिकली ये जो कैपेसिटर है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि इसके अंदर एक टेंडेंसी है चार्जेस को होल्ड करके रखने की। ये चार्जेस को पकड़ के रख सकता है अपने अंदर, चार्जेस को ये होल्ड कर सकता है। बट अब एक बात ऐसी है कि सर ये चार्जेस को क्यों पकड़ता है, चार्जेस को क्यों होल्ड करता है। तो मैं थोड़ी बात आपको बता दूं कि सबसे बेसिक चीज़ पे जाते हैं अपन। कैपेसिटर के अंदर जाने से पहले ना कैपेसिटर की बेसिक को समझते, बेसिस को समझते, वो आया कैसे। कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस एक बात तो होगी कि भाई यहाँ चार्ज को पकड़ के रखने वाली बात है। चार्ज को जो पकड़ के रखेगा वो कैपेसिटर कहलाएगा। तो एकदम अपन ना पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं। पहले तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ तुम्हें, है ना, कि ये क्यों यूज़ होता है। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल, बिकॉज आप 11th-12th लेवल पे हैं, अभी आप आगे जाके इंजीनियरिंग में जाएंगे। मेडिकल वालों को तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, वो कैपेसिटर किसी की बॉडी में फिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो कैपेसिटर यूज़ करते हैं कई सारे ऐसे डिवाइसेस में, गैजेट्स में। बट क्यों यूज़ करते हैं, अगर अपन इसके डेप्थ पे जाए, इसके बेस को समझने की कोशिश करें, तो कैपेसिटर का मतलब, कैपेसिटर का बेसिक यूज़ ये है सर्किट के अंदर कि ये एक इंस्टेंटेनियस सर्किट को मेक एंड ब्रेक कर देता है। यानी ये बात समझ के चलो, जैसे बैटरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बैटरी नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को मिसअंडरस्टूड मत करना। बैटरी के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई करने की उसके पास में, कंटिन्यूस चार्जेस को दौड़ाए रखने की उसके पास में एक टेंडेंसी होती है। तो कैपेसिटर के पास जब चार्जेस आते हैं, तो जैसे ही आप उसके कैपेसिटर के किसी सर्किट में आप इसको इन्वॉल्व कर देते हो, किसी सर्किट में कैपेसिटर को, सडनली वो अपने चार्ज को भेज देता है। सडनली चार्जेस भागने लग जाते हैं। तो भागने लग गए तो एक जस्ट मेक ऑफ सर्किट हो गया, यानी सर्किट बन गई वहां पे। यानी आप सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि इट कैन बी अ इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ सम एनर्जी। ऐसे फट से देगा, कुछ इंस्टेंट पे देगा और बस खत्म हो जाएगा, चार्जेस देगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कंटिन्यूस चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, तो अब चार्जेस देगा, ऐसे देगा फट से, एकदम शार्प, एकदम स्पार्क दे देगा। अब देखो जैसे क्लाउड्स हैं, अभी देखो बारिश के दिनों में लाइटनिंग होती है, तो क्लाउड्स क्या होते हैं ना, बहुत सारा घर्षण करते हैं, घर्षण यानी फ्रिक्शन। उसके कारण क्या होता है, दे गेट चार्ज्ड। यू नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैव लर्नड दिस थिंग, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। So when they get charged, they have very high charges on them. And अब जब बहुत excess of charges हो जाते हैं, तो they want कि भाई charges जाए, because charges they have a tendency to repel each other. चार्जेस देखो यार, एक सिंपल चीज़ है, किसी भी मैं एक प्लास्टिक की प्लेट लेता हूँ, उस पर चार्जेस को लाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, एक चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बड़ी शांति से रह लेगा, दूसरा चार्ज आएगा वो शांति से रहेगा, तीसरा चार्ज आएगा वो शांति से रहेगा। पर जहाँ से ये चार्जेस बढ़ने लग जाएंगे ना, तो उनकी आपसी के रिपल्शन, मन मुटाव बढ़ेंगे। जैसे देखो, एक बड़ा सा घर है, घर बड़ा सा है, ठीक है, तब 5 ही मेंबर रहते थे तो बड़े शांति से रहते थे। भाई बड़ा सा घर, यानी 3 बेडरूम थे तो 4-5 लोग रहते थे तो बड़े शांति से रहते थे। अब 6 लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, बेडरूम 3 है, अब थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लग गई। अरे यार, मैं अपने बेडरूम में तुमको एडजस्ट ना करूँ, तुम जाओ इधर से, तुम जाओ उधर से, फिर लिविंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे, सब पे दिक्कतें होनी शुरू हो गई। तो जैसे चार्जेस बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे आपस में रिपल्शन बहुत बढ़ने लग जाता है, और एक ऐसी सब सिचुएशन आती है जब ये चार्जेस को अब वो बॉडी होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए चार्जेस हवा में ही कंडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लाइटनिंग वाला प्रोसेस होता है क्लाउड से, यहाँ वही कंडीशन हो जाती है कि क्लाउड्स घर्षण के कारण इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं कि अब वो चार्जेस फर्दर और होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो चार्जेस एयर से ही कंडक्ट होके ग्राउंड पे आ जाते हैं। जैसे आपको एक लाइटनिंग दिखती है, एक स्पार्क दिखता है। सो एक्चुअली क्या हुआ कि वहाँ भी उन्होंने, क्लाउड्स ने चार्जेस को होल्ड किया कुछ समय तक। किसी भी बॉडी पे कुछ समय तक चार्जेस होल्ड हो सकते हैं, कुछ समय नहीं कहना चाहिए, कुछ एक पैरामीटर है, आगे मैं बताऊंगा क्या पैरामीटर है, बट वो चार्जेस कुछ ही क्वांटिटी तक होल्ड हो पाते हैं। बट आफ्टर दैट जब होल्ड नहीं हो पाते तो क्या होता है नेक्स्ट, भाई चले जाएंगे सीधे सीधे नीचे,
ग्राउंड हो जाएंगे या एयर से कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहली बात, हमारी जो बेसिक चीज़ हमें पढ़नी है, सबसे पहले हमें तो कैपेसिटर का मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि चार्जेस को कुछ होल्ड कर सके, ठीक है। बट कैपेसिटर से पहले सबसे बेस में कैपेसिटर को बनाने की तैयारी हुई कंडक्टर से। कंडक्टर सबसे पहले एक ऐसी चीज़ थी जो कि चार्ज को होल्ड कर सकती थी। तो कंडक्टर्स को ही डेवलप करते करते, जैसे ज़्यादा चार्ज को होल्ड कराने की जब ज़रूरत होने लगी, तो कंडक्टर्स को ही डेवलप करते 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 हम कैपेसिटर्स तक पहुंचे। और अब हमारे पास बहुत एडवांस्ड, बहुत अच्छे कैपेसिटर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस होल्ड कराए जा सकते हैं। हालांकि हम इस पूरी बात को कैपेसिटर चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे होता है। बट कैपेसिटर का बेस है कंडक्टर, सबसे बेसिक चीज़ है कंडक्टर। यानी कि कैपेसिटर के अंदर चार्जेस को होल्ड कराने वाली बात हमने कहाँ से सीखी? तो कंडक्टर से सीखी। भाई कोई कंडक्टर है वो कैसे चार्जेस को होल्ड कर पाता है, उसकी एफिशिएंसी को बहुत आगे एनहांस करते 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 हमने इस कंडक्टर को कैपेसिटर में कन्वर्ट किया या कंडेंसर में कन्वर्ट किया। तो यहां ये सारा मामला सेट हो गया कि भाई एक कैपेसिटर ऐसा डिवाइस हमें मिला जो चार्जेस को होल्ड कर सकता था और चार्जेस को इंस्टेंटेनियस सप्लाई कर सकता था किसी सर्किट में। तो हमने कंडेंसर बनाना शुरू कर दिया। यानी किसी भी सर्किट में जब हमें सडन सर्किट की मेक और ब्रेक की जरूरत हो तो कंडेंसर लगाया जाता है। और भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना आप समझें, capacitor is a device which has the ability to hold charges, and we require this holding of charges in electronic circuits. That's why we use capacitor, and the base of capacitor is conductor. कंडक्टर से बनेगा कैपेसिटर, यानी पहले कंडक्टर की चार्जेस को होल्ड करने वाली जो उसकी ताकत थी उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। फिर उस कंडक्टर से कैसे कैपेसिटर बनेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारा बैकग्राउंड, कैपेसिटर या ऐसा डिवाइस बनाना जो कि चार्जेस को होल्ड कर सके, इसको बनाने के पीछे हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा कंडक्टर को लेकर। तो पहले हमें कंडक्टर के ऊपर अगर काम करना है, भाई किसी भी चीज़ पे काम करने से पहले उसको जानना ज़रूरी है। जैसे आपने बोला मुझे कंडक्टर पे काम करना है क्योंकि कंडक्टर से ही मेरे पास कैपेसिटर आने वाला है, तो मुझे पहली चीज़ करनी पड़ेगी कि मैं कंडक्टर को जानूं, कंडक्टर क्या चीज़ है उसको पहचानूं। तो मेरा बेसिक टारगेट है अभी कंडक्टर के बारे में समझना। तो भाई किसी को भी अगर जानना पहचानना है तो क्या करोगे? उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। क्या होते हो भाई तुम? कंडक्टर यानी कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, परिवार में कितने लोग हैं, तुम कैसा खाना खाते हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, क्या करते हो, कैसा करते हो, काम क्या करते हो, बाकी के घर के लोग क्या काम करते हैं, सब जानना पड़ेगा। तो बेसिक आइडिया अब ये है कि हमें इस कंडक्टर को पहचानना होगा। फिर कंडक्टर को पहचानते हुए उसके चार्जेस को होल्ड करने की ताकत को पहचानेंगे और फिर उससे कैपेसिटर बनाने की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैपेसिटर। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी गुड चैप्टर, बट विद द सेम एबिलिटी जितना फास्ट सीखोगे उतना फास्ट निकल भी जाएगा। जितना फास्ट सीखोगे ना उतना फास्ट भागेगा, देख लेना। वही एबिलिटी के साथ ये जो है चैप्टर ये भी आपके पास आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आज का वीडियो मैं अब तक के तो व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस बना रहा था, आज हमें घर से मौका मिला है बनाने का, तो आज मैंने ऐसे ही बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत एनिमेटेड बनाने की कोशिश की इसको। आगे देखोगे तुम इसमें क्या है ना। तो लेट्स सी कैसा जाता है ये। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैपेसिटर और कंडेंसर। ओके, आई होप डेफिनेटली आप बिल्कुल पेन पेपर लेके क्लास वर्क नोट्स बनाने के चक्कर में बैठे होंगे, बड़े अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, ओके, दैट इज कैपेसिटर। सो पहली चीज हमें पढ़नी है इसमें कंडक्टर। सो द मटेरियल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। भाई कंडक्शन के लिए अगर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ऐसे मटेरियल को आप कंडक्टर कहते हैं, और वो कंडक्टर के बारे में हमने बात करनी है। तो हमने ऑलरेडी, आप जानते हैं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हैं। यहाँ आपने देखा था भाई अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर होता था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल रैंडमली ओरिएंटेड फॉर देयर मोशन। कुछ तो भी ऐसा रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। बट इस रैंडम मोशन के कारण कहीं से भी कोई इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो नहीं होता, क्योंकि हमने जान रखा है इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और जब यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई करंट नहीं है। तो ये बेसिक आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है। और हमें एक और चीज़ पढ़नी है कि हमें अभी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ना है यानी हम वहाँ किसी प्रकार से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करने वाले हैं। पर हाँ, एक बात और, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी थी कि जब किसी कंडक्टर पे चार्जेस रखे जाते हैं, जब किसी कंडक्टर पे चार्जेस रख दिए जाते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है। जब किसी कंडक्टर पे चार्जेस रख दिए जाते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है। एक पॉइंट चार्ज का किसी r दूरी पर आप जानते हैं पोटेंशियल होता है KQ/R। वैसे ही आप एक स्फीयर का पोटेंशियल भी जानते हैं, क्योंकि एक स्फीयर होगा तो दो तरह के हो सकते हैं, या सॉलिड या हॉलो। तो आप ये जानते हैं एक हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल अंदर और बाहर क्या होता है, वैसे ही एक सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल अंदर और बाहर क्या होता है। अगर हम आउटसाइड पॉइंट्स की बात करें तो बड़ा सिंपल होता है, KQ/ छोटा r, जो भी r डिस्टेंस है वो पोटेंशियल होता है। तो हम इस बारे में सब कुछ जानते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब आज तो खैर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल का ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, बट नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले ये पोटेंशियल्स आप ज़रूर स्फीयर के देख के आएँ कि क्या होता है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। और किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, ये बातें भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का आखिरी भाग दैट इज कंडक्टर कहा था, मैं कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा। ये पार्ट हम डील कर रहे हैं, तो अब इसमें वही सारी चीजें हमें फिर से देखनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज द बेसिक थिंग, कंडक्टर दैट इज अ मटेरियल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। ठीक है, अगर हम इसके आगे बढ़ें, सो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। पहली प्रॉपर्टी पे हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, all the charges will reside only on the surface of conductor. Again this is a very important thing कि यहाँ जितने भी चार्जेस होते हैं वो हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, कभी भी कोई कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। देखो यहाँ पे एक स्माइली बनाया हुआ है, नाम क्यों स्माइली है पता नहीं, है तो सैड वाला है। सैड इसलिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो है हमेशा कोई चार्ज नहीं होने के कारण वहाँ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, 0। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि सारे चार्जेस जो है वो हर कंडक्टर के कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं। वो सारे चार्जेस जो हैं सिर्फ सरफेस पे रिसाइड कर सकते हैं, अंदर नहीं हो सकते। इसके बारे में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाया था कि जब वो अंदर जाएंगे, देखो चार्जेस जब किसी कंडक्टर पे रखे जाते हैं तो उनकी एक टेंडेंसी है कि वो दूर से दूर चले जाएं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ऑन ईच अदर। सो दूर से दूर जाने के लिए क्या करें, अगर वो बीच में आ जाएंगे कहीं तो पास आ जाएंगे, इसलिए सबसे दूर होता है कंडक्टर का आउटर मोस्ट सरफेस, और वो वहां जाके बैठने की कोशिश करते हैं। तो सारे ही चार्जेस जो है वो कंडक्टर के बाहर होंगे, सरफेस पे होंगे, और साथ ही साथ हर बार कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा 0 होगी। और सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। अगर हम देखें तो यहां आपको एक चीज मैं बता दूं, तो यहां आपको दिख रहा है सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट। सिग्मा कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट रीजन्स ऑन द कंडक्टर इफ कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म शेप का तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहां आप बोल सकते हैं कि यहाँ की कोई चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ की कुछ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ की कुछ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है। पर आप ये देखेंगे कि जब ये नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है तो यहाँ हर पॉइंट पे या हर रीजन में, हर छोटे मोटे एरिया पे आपको दिख रहा होगा कि चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। पर सर क्या होता अगर एक यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर होता, अगर मैं कोई स्फीयर ले लेता, अगर मैं कोई सिलेंडर ले लेता, तो क्या होती बात? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, तब डेफिनेटली चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट हो जाता। यहां चार्ज पर यूनिट एरिया डिफरेंट है बिकॉज दिस कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये वाली बात अगर आपके दिमाग में आती है
तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक छोटी चीज़ आपको ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ। लेट अस से दिस इज़ अ कंडक्टर, दिस इज़ अ स्फीयर, ओके, एंड यू हैव गिवन सम चार्जेस ऑन इट, ठीक है। सो अगर आपने इस पे कुछ चार्जेस दिए हैं, ऐसे आपने इस पे चार्जेस डाल दिए, तो इसका यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो सिग्मा है, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, that charge density sigma is constant. This charge density is sigma, and that is constant because this is a uniform shaped conductor. And again, as it is a conductor, the net electric field inside it is zero. The net electric field is inside it is zero. In any condition, in any of the condition, the net electric field inside the conductor will be always zero. Keep this thing in mind. Okay, so this is the basic idea. This is the first thing that we should learn. This is the first point. All the charges will reside only on the surface of the conductor, and the surface charge density at different points of the conductor will be different if it is non-uniform, and if the conductor is of uniform shape, then the charge density is constant. So this is the first thing we should learn. And the next thing is एक सेकेंड, नेक्स्ट थिंग इज, इधर ही रहने देते हैं इसको, चलो। अब क्या लिखा है? अब लिखा है कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इनसाइड दी कंडक्टर रैंडमली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इनसाइड द कंडक्टर्स रैंडमली। ये बात भी मैं पहले कवर कर चुका हूँ कि भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर भागते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है? ज़ीरो। तो आप इसके लिए भी अगर सोचें तो हम लोग ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी फॉर यू ऑल, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो ज़रा, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, सब चीज़ों पे एक साथ ध्यान मत देना, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल, this is very important thing. All the points of the conductor are at same potential. This is actually very important thing. Are at same potential. Hence for the surface of conductor, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। Hence for the surface of conductor we can say it is equipotential surface. See, this is very important again. जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है इट इज इक्विपोटेंशियल। थोड़ा मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी पे ध्यान देना, उसी बातों पे ध्यान दो सिर्फ। अभी पूरा बोर्ड देखने की कोशिश मत करो, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल। सबसे बड़ी बात, मैंने एक इस तरीके से यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर बनाया। मान लो दिस इज अ स्फीयर, ओके। स्फीयर के सरफेस पे सारे के सारे चार्जेस आ गए, और ये जो सरफेस है इसका, ये पूरा सरफेस आप अगर देखोगे, यहाँ देखो एक कंडक्टर की व्यथा सुनने की कोशिश करो। दिस इज अ कंडक्टर, व्हाट ही वांट टू से, आई एम अ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट ऑन माई सरफेस एज हैज सेम पोटेंशियल। ऑल्सो यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन साइड मी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। दिस इज अ थिंग विच इज सेड बाय अ कंडक्टर। कंडक्टर ये कह रहा है कि भाई मेरे सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। और दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मी इज जीरो, मींस दिस कंडक्टर इज सेइंग दैट कि भाई मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और मेरे सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है। पर क्या कंडक्टर ने अपना शेप साइज की बात की है कि यहाँ पे कि मैं इस शेप का होऊंगा तभी ऐसा होगा, उस शेप का होगा तभी ऐसा होगा, स्फीयर होगा तो ऐसी बात होगी, सिलेंडर होगा तो ऐसी बात होगी? ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई। सिंपल चीज है, शेप कंडक्टर का कोई भी हो, उसके सरफेस पे आने वाले सारे पॉइंट के पोटेंशियल या इनसाइड वाले पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, बट अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। तो अब यहां से थोड़ा सा बात समझोगे इसको, इधर नीचे मत देखो अभी, पहले यहां देख लो। यहां देखो क्या लिखा है, कोई चार्ज मेरे अंदर नहीं टिकता, सबको मेरे सरफेस पे ही रहना होगा। यू कैन लाफ, हा, ठीक है। सो कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं टिक सकता भाई, ये बात समझ लो आप। एंड जितना चार्ज होगा दैट हैज टू रिसाइड आउटसाइड द कंडक्टर ओनली, ठीक है।
because charges have tendency to repel and due to that they will be at the maximum separation. ठीक है, अब यहाँ से नीचे देखो बोलते हैं, चलो नीचे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं नीचे. अब स्टूडेंट्स के लिए एक डाउट. स्टूडेंट, दिस इज अ स्टूडेंट नॉट अ स्नेल. वो स्नेल नहीं है, होता है ना स्टूडेंट का डाउट. क्या ऊपर लिखी बात रैंडम शेप के कंडक्टर के लिए भी वैलिड है? भाई वही बात आ गई. लो आंसर. भाई कंडक्टर तो कंडक्टर है, किसी भी शेप साइज का हो, किसी भी शेप से मेरी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती. किसी भी शेप का हो, ये वही बात है जो हम अभी कर रहे थे कि कंडक्टर कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आएंगे और प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी. उसके जो सरफेस पे पॉइंट्स हैं उन सब के पोटेंशियल सेम होंगे. दैट्स इट, दिस ऑल थिंग अ कंडक्टर वांट टू से. Property of conductor will remain same. It will not change according to shape or size if it is not mentioned. जैसे सिग्मा चार्ज डेंसिटी जो थी वो शेप से बदल सकती है क्योंकि कहीं ज़्यादा चार्जेस आ जाएंगे कम एरिया में, कहीं कम चार्जेस आएंगे ज़्यादा एरिया में. तो सिग्मा कैन बी डिफरेंट बट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम. अब यहाँ से अगर हम इस तरफ बढ़ें तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर बढ़ें. सो ये चीज़ होने के बाद अब जो चीज़ आती है वो ये है. देखो यहाँ क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट एंटर इनसाइड द कंडक्टर. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर जा ही नहीं सकती. ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्यों नहीं जा सकती? एक्चुअली क्या होता है इसको समझ लें अगर थोड़ा हम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है. मैं वैसे इस चीज़ को वैसे नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करूँगा. मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ. यहाँ देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट एंटर इनसाइड द कंडक्टर एंड दीज लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. देखो मैं ये डू नॉट एंटर और दोनों चीज़ों को दो अलग भागों में एक्सप्लेन करूँगा. पहली बात तो ये डू नॉट एंटर इनसाइड द कंडक्टर एंड दीज लाइन्स आर ऑलवेज, ये वाली बात को हमेशा ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. They are always perpendicular to the surface of conductor. It is very very important. चाहे surface किसी भी shape का हो, किसी भी shape का हो, but electric field lines coming from that particular point will be always perpendicular. इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना. मैं इस पॉइंट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आने वाले समय में समझ में आएगा. So now see this is again a very important point for you all dear students. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अब ये कैसे, ठीक है, लेट्स सी ये कैसे होता है. चलो इसके आगे बढ़ते हैं. यहाँ क्या लिखा है देखो, ठीक है. अब यहाँ आ जाओ, ये मैंने एक फिगर बना रखा है. हमारे पास एक चार्ज शीट है, शीट प्लेन शीट जिसके ऊपर हमने चार्जेस लगाए. आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़े थे, एक प्लेनर शीट पे अगर चार्जेस हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आती है. ये देखो, अगर ये पूरी की पूरी बोर्ड ही एक शीट है, इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड द कैमरा, and this electric field line will be always perpendicular to the surface of the board. So simple, think over it कि यही हमारा बोर्ड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर. हमेशा एक बात ध्यान रखो, क्या बोला गया है कि भाई कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगी. इसका मतलब क्या ये बोला गया है क्या किसी स्पेसिफिक शेप साइज के कंडक्टर के लिए होगी? नहीं, दुनिया में किसी भी शेप का कंडक्टर हो, कोई भी शेप हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, टू द चार्ज कंडक्टर. ओके, तो अब देखो मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके बताता हूं. अब यहां क्या लिखा है देखो, यहां ये एक प्लेन चार्ज शीट है, इस पे जो फील्ड लाइन है कैसी दिख रही हैं, सोचो. दे आर व्हाट, इमेजिन करो. सरफेस से हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर. डिफरेंट शेप के लिए सोचते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के लिए सोचते हैं. लेट्स सी, अब डिफरेंट शेप के लिए सोचते हैं तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंट शेप, ये आ गया है हमारे पास एक स्फीयर. अब यहां अगर देखोगे तो देखो, अगर तो ये चार्ज स्फीयर, देखो ये पिंक में थोड़े से चार्जेस ना इस स्फीयर के छुप गए हैं, पर ये चार्ज स्फीयर है. ओके,
अब अगर आप देखोगे तो मैंने अंदर वाली लाइंस को डॉटेड दिखाया है और बाहर सॉलिड लाइंस दिखाया है, और ये जो बाहर सॉलिड लाइंस आप देख पा रहे हो बेसिकली वो सॉलिड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको दिखता होगा कि ये सरफेस से देखो, इसको एक तरह से देखोगे ना, सो दीज फील्ड लाइंस आर अपीयरिंग टू बी coming radially outwards, but they are not coming from inside. They are appearing to be coming radially outward. आ तो रही है, ऐसा लग रहा है रेडियस, पर देखो अंदर वाली डॉटेड है, बाहर वाली सॉलिड है, अंदर वाली डॉटेड है, बाहर वाली। इसका मतलब ये है कि अंदर ई नेट जीरो है, अंदर थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी कंडक्टर में। पर इस सरफेस पे फिर देखोगे तो ये सारी फील्ड लाइन सरफेस से कैसी हैं? सो दे आर परपेंडिकुलर। अब ये क्या कह रहा है, देखो डॉटेड लाइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड। समझने की कोशिश करो, डॉटेड से इसलिए बताया कि दे आर नॉट इनसाइड। सॉलिड लाइन शोज दे आर आउटसाइड द कंडक्टर। ऑल फील्ड लाइंस आर अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर। आर दे रियली कमिंग फ्रॉम द सेंटर? क्या सच में आ रही है सेंटर से? सेंटर से आ रही है? सोचो जरा, थिंक ओवर इट। क्या वो सच में सेंटर से आ रही है? एक्चुअली दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेंटर, दे आर जस्ट अराइजिंग फ्रॉम द चार्जेस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो वो क्या आ रही है? ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल, हेंस दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड एक्चुअली दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड द स्फीयर, दे आर एक्चुअली radially outward, appearing to be radially outward, but they are coming from the surface only. But the important concept we have to learn here is the field lines are always perpendicular to the surface. The most important concept is any shape surface, किसी भी surface का कोई भी shape हो, but field lines are always perpendicular to the surface and they are inside the conductor always, they are inside the conductor, they are always zero. Okay, so this is the one more thing. Let's see इसके आगे क्या है, ठीक है ना? तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया रैंडम शेप के लिए। What about the random shape conductor? भाई कंडक्टर इज कंडक्टर अगेन, so the property will not change. रैंडम शेप होने से क्या होता है? अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मैंने एक रैंडम शेप का कंडक्टर बनाया। आई थिंक this will clear a lot of things in your mind. Let's see, let's magnify this part. I have magnified this part, okay? So let's see how it looks if I magnify this part, because all the electric field lines are perpendicular to the surface and I want to prove that. So I'll magnify this part, and if I'll magnify this part, let's see how it looks. This is the magnified part. See, this is the magnified part, and you can see, focus on the direction of electric field line. It is perpendicular to that point on the conductor. यहां देखोगे तो हर पॉइंट पर आप अगर देखोगे तो यहां पर देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां देखते चलो, यहां हर जगह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा कैसा हो गया। पर वो इसलिए है क्योंकि वो कम से कम इस सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे तो इट इज परपेंडिकुलर, सरफेस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट इज परपेंडिकुलर, सरफेस पे इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट इज परपेंडिकुलर। दिस इज द पार्ट, दिस इज द पॉइंट कि भाई कोई शेप हो, इट हार्डली मैटर्स, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इसके बाद आगे जाओगे तो यहां देखो आपको दिखाते हैं कुछ आगे जाके। ओके, तो यहां से कुछ आगे जाके देखते हैं, कुछ और होगा, कुछ और होगा, यहां नहीं है, ठीक है, शायद नीचे नहीं होगा, नेक्स्ट वाली स्लाइड में होगा। चलो आगे जाके देखते हैं। अब यहां देखो क्या दिख रहा है, व्हेन द कंडक्टर इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, तो हुआ क्या? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर रख दिया हमने। देखो अपने आप ये कंडक्टर को रखते ही ना फील्ड लाइन देखो कैसे, कंडक्टर के पास की फील्ड लाइन देखो कैसे बेंड हो गई। दूर वाली फील्ड लाइन तो बराबर सीधी सीधी जा रही है भाई, सीधी सीधी जा रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पर ये जो पास वाली फील्ड लाइन है ये क्या हुआ? देखो एक बात और, अभी थोड़े समय पहले आपको एक चीज बताई थी, वो ये थी कि यहां देखो एक पार्ट है, यहां पे एक पार्ट को समझेंगे, इस बात को समझेंगे। यहां क्या लिखा था? यहाँ ये लिखा था कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट एंटर इनसाइड द कंडक्टर। एक बात तो ये हो गई, एंटर इनसाइड द कंडक्टर, एंड दीज लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो देखो मैंने जो इसका सेकेंड पार्ट है ये वाला, ये सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि वाई दे आर परपेंडिकुलर, हाउ दे आर परपेंडिकुलर। अब मुझे बताना द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट एंटर इनसाइड द कंडक्टर, क्यों एंटर नहीं करती?
अब एक्चुअली यहाँ इस बात को हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे क्या होता है। देखो एक बात को समझो, जैसे ही आपने किसी कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो कंडक्टर इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंडक्टर है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, that is equal number of positive and negative charge, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अभी एक थोड़ी बात ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ी बात ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर। आई थिंक इट इज़ नॉट so much visible to you, okay, so यहाँ से हम लेते हैं, this is a conductor। आपने क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, so this is the electric field, ठीक है, this is the electric field। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ सब जगह, मैं अभी आगे नहीं बना रहा, देखो थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो कंडक्टर है ना, इसके पास में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं इस कंडक्टर में, भाई इसको सिंपल कंडक्टर था, कोई चार्ज नहीं दिए थे, पर उसके पास खुद के पास, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके खुद के पास पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। अब हुआ कि जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऑन की तो इसके अंदर जितने भी सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, उन सारे पॉजिटिव चार्ज और उन सारे नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आना शुरू हो गया। तो हुआ क्या, इन सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में भगदड़ मच गई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज अगर है तो ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लाती है QE का। ये कॉन्सेप्ट याद है क्या? और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है वो भी F इज इक्वल टू QE आता है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। यानी इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द फोर्स इज Q into E। अब हुआ क्या सर, क्या हुआ भगदड़ मची अंदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आया, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट आया। तो हुआ क्या सर, थोड़ी देर के बाद कैसे हो गया सब कुछ, क्या मामला सेट हो गया, देखते हैं चलो क्या हुआ। ये भाग रहे हैं सब, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आके जमा हो गए। एट द सेम टाइम क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो गए, भाई यहां जमा हो गए। पर सर ये भगदड़ कब तक मचती रही, ये भगदड़ कब तक मचती रहेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भागे इधर, ये भागे उधर। अब हुआ कैसा कि जो अंदर एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैं इसका नाम तो E रख रहा हूं, तो ये E थी, ये E एक्सटर्नल थी, इसको EXT लिख देता हूं। ये E एक्सटर्नल अंदर दिख रही थी, ये भगदड़ मची, E एक्सटर्नल तो अंदर थी क्योंकि ये चार्जेस को दौड़ा रही थी। पर जैसे चार्जेस भागने लगे ना, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसका नाम था E इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस हुई है, इसको लाया गया। कैसे आ रही है ये, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं इनको बोलते हैं चार्ज इंड्यूस्ड चार्जेस, इनको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। आप एक बात बताता हूं, इंड्यूस्ड यानी क्या सर, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तभी आएंगे, ये हटा दोगे तो गायब हो जाएंगे फिर से। यानी इन्फ्लुएंस्ड है वो, दे आर इन्फ्लुएंशियल चार्जेस, वो इन्फ्लुएंस है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, अदरवाइज नहीं आते, वो भाग जाएंगे फिर से। आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओ फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। बट दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। सो दे आर इंड्यूस्ड चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, दे आर
इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस से नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की तरफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई। पर सर कब तक आती रहेगी? जब देखो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस को भगाने का काम कौन कर रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अब ये चार्जेस से ही खुद एक और फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन सी हो रही है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है? वो होती है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। वो ई नेट क्या बन जाएगी? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। हमेशा ई एक्सटर्नल बड़ी थी, ई इंड्यूस अब बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे यहां चार्जेस जमा होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, ई इंड्यूस बड़ी होती जाएगी। ई एक्सटर्नल पहले से कुछ थी, ई एक्सटर्नल पहले से कुछ थी, कांस्टेंट कुछ नंबर था, कुछ तो भी रही होगी, 10 न्यूटन पर कूलम रही होगी, जो भी न्यूटन, हाँ क्यूई, हाँ तो न्यूटन पर कूलम रही होगी, ठीक है। तो 10 न्यूटन पर कूलम रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्या हुआ, ये 10 न्यूटन पर कूलम के कारण अब ये इंड्यूस बढ़ती जा रही है। जैसे बढ़ती जा रही, एक ऐसा समय आया कि 10 के बराबरी की 10 हो गई। तो अब मुझे बताओ कि ई नेट क्या हो गई? एक्सटर्नल इंड्यूस दोनों इक्वल हो गए, अपोजिट हो गए, तो ई नेट क्या हो गई? समझो इस बात को। इसीलिए इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब इसमें यहां पे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, ठीक है ना। अब ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। अब यहां देखोगे अगर, तो यहां इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ, द चार्जेस will induce on the conductor till E induce becomes equal to E external, hence E net becomes equal to 0. ई नेट इक्वल्स टू 0। अब ई नेट क्या हो गया? 0। तो एक बात सोचेंगे कि ये एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही हुआ क्या? एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही रखा, तब एक्सटर्नल फील्ड कंडक्टर में थी। कंडक्टर में इस एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया? चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाया, जिसके कारण इंड्यूस चार्जेस आने शुरू हो गए। फाइनली इंड्यूस चार्जेस इतने ज़्यादा हुए कि उन्होंने अपनी एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाई जो एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट थी, और वो दोनों ने अब अंदर नेट फील्ड क्या बना दी? 0 बना दी। फाइनली अब फर्दर चार्जेस इंड्यूस नहीं होंगे। नाउ फर्दर चार्जेस विल नॉट गेट induced, अब नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक मसला किसके लिए? जिसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। और सर अगर एक्सटर्नल फील्ड में ना रखें तो ऐसे जनरल कंडक्टर के अंदर ई नेट क्यों 0 होता है? जनरल कंडक्टर के अंदर, जनरली कंडक्टर के अंदर ई नेट 0 क्यों होता है? तो भाई जो भी आप चार्जेस देखो, खुद तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब खुद ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो खुद तो वहां चार्जेस है ही नहीं। पर अगर आप एक्सटर्नल चार्जेस देते हो, कुछ बाहर से आप चार्जेस डालते हो, तो होता क्या है? वो पहली बात, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो हमेशा कहाँ जाएंगे? उसके सरफेस पे। तो आप क्या करो, कहीं से भी गॉस लॉ लगा लो। यहाँ आपको हमेशा क्यू नेट इनसाइड आपको हमेशा क्यू नेट इनसाइड ही क्या मिलेगा? 0, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। तो एक सिंपल कंडक्टर है, उसके पास तो वैसे ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पर अगर आपने किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो भी उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर 0 ही होगा। क्योंकि अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि सर ये जो प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, वो क्या है? कितना? वो क्या बहुत समय का प्रोसेस? भाई वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखा, तुरंत हो गया वो, यानी डोंट फील कि उसको समय लगने वाला है। अच्छा अब मैंने रखा है, 1-2 घंटे के बाद आके देखूंगा तो थोड़ी इंड्यूस फील्ड आ जाएगी, फिर एक्सटर्नल, फिर और इंड्यूस करती रहेगी, फिर 2-3 घंटे के बाद वो दोनों इक्वल होंगे, फिर इंड्यूस होना चार्जेस का बंद। गलत सोच रहे हो। दैट इज जस्ट एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो तुरंत हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बोलना गलत है, रखा हो गया। खैर, सो दिस इज वन थिंग, ओके, सो दिस इज दी वन थिंग। इसके बाद अब कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये सारी बातें हो गई, ठीक है, इसको हमने देखा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फिगर था हमारा, इस फिगर पे अगर हम आए,
तो अब ये ऐसा है, इसमें ये जो फिगर है, ये जो मैंने बनाया था, इसमें यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब अंदर तो ज़ीरो हो गई। अब ये अंदर अगर ज़ीरो हो गई तो यहाँ कैसे दिखेगी भाई? सरफेस से तो हमेशा कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो सरफेस से परपेंडिकुलर होने के लिए इसको ऐसा बेंड होना पड़ेगा, इसको इधर, इसको ऐसा आना पड़ेगा, इसको ऐसा आना पड़ेगा। और यहाँ से भी इमर्जिंग फील्ड्स कुछ ऐसी दिखेंगी हमें, ये कुछ ऐसी दिखेंगी हमें, ये कुछ ऐसी दिखेंगी हमें। सो दिस इज अगेन वन मोर थिंग दैट फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा। तो जैसे आपने ऐसा रख दिया तो वो क्या होगा? कंडक्टर अपने आसपास की फील्ड को बिल्कुल अपने अंदर डिविएट करने वाला बना देगा, यानी वो बिल्कुल सरफेस से परपेंडिकुलर होगी और वहां से दूसरी तरफ से निकलते हुए दिखेगी। और एक बात, यहाँ देखो, यहाँ सारे निगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये जो फील्ड लाइन है ये निगेटिव चार्ज पे एंड होती दिख रही है और यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये ऐसे एरो बना देंगे। तो ये बात तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी थी कि फील्ड लाइंस जो एंड होती हैं वो एंडिंग पॉइंट होता है निगेटिव चार्ज, और जहाँ से चालू होती हैं, जो निकलती हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये वही बात हो गई। तो ये इस तरह का आपको दिख जाएगा। तो मैं वापस अब ऊपर वाले फिगर पे आता हूँ, उसको क्यों ऐसा बनाया गया देखो, थोड़ा दिख जाएगा यहाँ से। ये अब समझो, अब ये समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है? इसको थोड़ा समझना होगा हमें। व्हेन अ कंडक्टर इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखोगे तो दीज आर द फील्ड लाइन्स, दिस विल जस्ट बेंड इन दिस वे, दिस इज अ स्ट्रेट वन, दिस विल बेंड लाइक दिस। फिर ये इमर्ज होते हुए दिखेंगी तो यहाँ से दिखेंगी। मैं यहाँ आपके लिए कुछ चार्जेस यहाँ पे दिखाता हूँ, यानी वो कैसे दिखेंगे। सो दिस विल बी हैविंग नेगेटिव चार्जेस, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल कलर। सो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस, दे आर इंड्यूस्ड चार्जेस, you all know this, and these are positive charges, again they are induced charges. I have directly written E net equal to 0, है ना? आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ जो आएगी that is E induced और इस तरफ जो आएगी that is E external जो लगी है बाहर से। So when these two will become equal, the further induction of charges will stop and E net inside the conductor becomes 0. So यहाँ देखो क्या लिखा है, स्टार ऑफ द शो, ये एरो लाए यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हमेशा कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और भी चलेगा, हम थोड़ा और आगे जाएंगे। पर देखो यहाँ मैंने कुछ अपने मन की व्यथा लिख दी है, ठीक है? वहाँ समझ सकते हैं आप। आई डिड लॉट ऑफ वर्क टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ओनली, कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये क्या बोलते हैं देखते हैं यहाँ से। सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बेंड लाइक बेकम एंड बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे क्या किया है देखो, ये एक आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट शीट है और चार्ज्ड है। यहाँ चार्जेस मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से आपको चार्जेस दिखेंगे। और जो इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट थी इसकी देखो, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है आपको, है ना? ये देखो ये लिख दी। और हुआ ये है कि यहाँ हमने एक कंडक्टर रख दिया, एक स्फीयर या कुछ भी, जैसे वही है फिगर, वही है लास्ट वाला, बस हम उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ रहे हैं। फिगर वही है मोर ओवर। अब क्या हुआ, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज शीट से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। पहले तो बिल्कुल पैरेलल जा रही थी, इसको मत देखो, तो ये इधर वाले फिगर को अभी मत देखो। तो क्या होगा, ऐसी फील्ड लाइन आपको जाते हुए दिखेंगी। अब आपने क्या किया, सडन एक कंडक्टर आके बीच में रख दिया, तो जैसे ही आपने कंडक्टर लाया तुरंत वो कंडक्टर के आसपास की सारी फील्ड लाइन देखो बेंड हो गई। शायद आपने ये नाम पहले कभी सुना होगा, आई डोंट नो, सुना होगा तो अच्छी बात है, ठीक है? So when a conductor is introduced in the electric field, that electric field line near the conductor, they will bend like, ठीक है ना? So how they bend, तो यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश की। देखो ये वाली तो दूर से जा रही थी, ये वाली दूर से जा रही थी, वो बेंड नहीं हुई। ये गई तो ये देखो बरोबर वहाँ कंडक्टर के पास बेंड हुई, इस तरह की वो परपेंडिकुलर बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए। और इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने वाली भी दिखेंगी। और एक चीज़, यहाँ सारे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। यहाँ कौन से हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे सारे निगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। और यहाँ जो आ जाएंगे दे आर ऑल पॉजिटिव चार्जेस। एंड व्हाई दे हैव इंड्यूस्ड, यू नो दैट द रीजन, मैंने पहले ही बता दिया कि जो इस कंडक्टर की बात होती है, कंडक्टर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज़ होती है, उस कंडक्टर के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर जब आती है
तो वो क्या करती है, वो कुछ इस तरह का काम करती है जिससे कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण इस तरह से इंड्यूस हो जाते हैं चार्जेस, फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई नेट जीरो, वही सारी बातें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑफ एनी शेप, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो whether you keep it in external electric field or you give them some charges। अगर आपने कंडक्टर को कुछ चार्ज दिए तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी, अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को ले जाके रखा तो भी वही बात होगी। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अब इसके आगे हम बढ़ जाएं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर हैविंग कैविटी, टूथ कैविटी, आप अपने दांत वाली कैविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भी कैविटी की बात कर रहे हैं। कैविटी यानी किसी कंडक्टर में कोई कंडक्टर है, उसमें कुछ छेद वगैरह होल है कुछ। व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर हैविंग कैविटी, टूथ कैविटी, नो, देन द टोटल चार्ज विल लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ओनली। द टोटल चार्ज विल लाई, आपने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उसमें कुछ कैविटी थी बीच में, आपने उसके सरफेस पे कुछ चार्जेस डाले, तो पॉइंट ये है कि जो चार्जेस डालेंगे उसको उस कैविटी से कोई लेन देन नहीं, वो फिर से सरफेस पे पड़े रहेंगे, बस इतनी बात को कहना है। तो यहाँ आपको फिगर के थ्रू हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। सो फिगर में देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो चलो, देखो ये कंडक्टर था, ठीक है, कंडक्टर था, उसमें एक कैविटी दिखा रहे हैं, तो कंडक्टर है तो कुछ ऐसा भी दिखा देते हैं। चलो कंडक्टर है तो यहाँ पे ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है, सो दिस इज द सॉलिड पार्ट, ओके, and some charges q is given to this conductor, this is hollow part cavity। जैसे ही आपने इसको चार्ज दिए तो वो सारे चार्ज क्या हुए, देखो इसके आउटर सरफेस पे चले गए, कैविटी तक कोई नहीं जाएगा, कैविटी से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है ना, तो एक सिंपल प्रॉपर्टी ये भी आपको कंडक्टर की बतानी थी कि भाई कैविटी भी होगी तो जो चार्जेस होंगे दे विल ऑलवेज रिसाइड आउटसाइड द कंडक्टर, वो कभी भी कैविटी के अंदर नहीं जाएंगे। दिस इज अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द कंडक्टर, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो ये एक और चीज़ आ गई, हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी भी देख ली। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट की बात अगर करें, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पॉजिटिव चार्ज गेट, ये तो वही बात है, मैंने वैसे पिछले पॉइंट में ही उसको समझा दिया। देन द पॉजिटिव चार्ज गेट इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज गेट इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। ये बात मैंने ऑलरेडी समझा दी है, ठीक है, ये बात ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है। तो एक सिंपल चीज़ है, यू कैन जस्ट ड्रॉ सम रैंडम फिगर एंड जस्ट प्लेस इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल अपीयर लाइक दिस, ठीक है, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर लाइक दिस, एंड यू विल बी हैविंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस, perpendicular to the surface, okay, perpendicular to the surface, always keep this thing in mind that they are always perpendicular to the surface। ठीक है, so the induced electric field E net inside the conductor will be zero। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट है, positive charges will have the force in the direction of electric field, ठीक है, if this is external electric field, and negative charges will have the force in the direction opposite to that of electric field। So this is the concept behind it, okay। So the next thing is this one, when a conductor is connected to another conductor, okay, this is a very important point। You all have learned in current electricity the charges flows from higher potential to lower potential, you all have learned this thing, so I want to explain this thing। Actually अगर मैं पढ़ूँ पहले क्या लिखा है, देखो, when a conductor is connected to another conductor, the positive charges start flowing from conductor of higher potential towards the conductor of lower potential। These are the very important thing। भाई positive charge always flows from higher potential to lower potential। आगे एक और बात लिखी है, till their potential becomes equal। ये भी तो क्वेश्चन है सर, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, पर कब तक जाएगा सर, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कब तक जाएगा, ये तो बताओ, कब तक जाएगा। ठीक है भाई, कब तक जाएगा, यानी वो तब तक जाएगा जब तक उनके पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। एक क्वेश्चन एक छोटे से फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर,
ठीक है, बड़ा छोटा दिख रहा है, डोंट वरी, अभी के लिए, थोड़े समय के लिए, एक्सक्यूज इट फॉर अ वाइल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले की लगा दी, अभी हमने इस की को जोड़ा नहीं है, ठीक है, अभी हमने इस की को जोड़ा नहीं है, की को जोड़ेंगे हम बाद में, ठीक है। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये वाला जो हमारे पास कंडक्टर है, ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है, और यहाँ पे आप जो दूसरा कंडक्टर देख रहे हैं वो एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है। डेफिनेटली वो अनचार्ज है तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो है। मैंने अभी के लिए स्पेरिकल ही कंडक्टर्स लिए हैं, और डेफिनेटली स्पेरिकल इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं उनके पोटेंशियल्स बहुत इजीली लिख पाऊंगा, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, अगर इस स्फीयर का नाम ए है और इस स्फीयर का नाम बी है, तो जो चार्जेस हैं वो ए से बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बी के खुद के पास कोई चार्ज तो है नहीं, वो तो भाई एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो एक यानी अनचार्ज कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल ज़ीरो है, आप ये भी कह सकते हैं। बट ए जो है वो एक हायर पोटेंशियल वाला कंडक्टर है। अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ हायर पोटेंशियल। यानी यहाँ से वो हायर पोटेंशियल वाले स्फीयर से इस बी की तरफ चार्जेस का भागना शुरू हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं थोड़ा क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं स्फीयर ए इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। अभी आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ चार्ज है, वहाँ चार्ज नहीं है, जिसके पास चार्ज है वो हायर पे होगा, जिसके पास चार्ज नहीं है वो लोअर पे होगा। आप ये कह सकते हैं स्फीयर बी इज एट लोअर पोटेंशियल, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं हेंस चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो from A to B as key is closed, as key is closed, ठीक है। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो A से लेके B तक चार्जेस फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, वो ये कि देखो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये था, ये कैसे भी शेप के मैंने ले लिए, कुछ भी ले लिए, ओह सॉरी, इसको अगर हम देखें तो इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट करना है, अभी ये कनेक्ट कर दिया मैंने, की भी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक ये ए हमारे पास है, ये बी हमारे पास है, इसके पास अब फाइनल चार्जेस हैं क्यू ए, इसके पास है फाइनल चार्जेस क्यू बी, या मैं इनको एक नाम दे देता हूँ डैश, ठीक है। इसके पास जो इनिशियल चार्जेस थे मैं इसको क्यू ए कह देता हूँ, और इसके पास जो इनिशियल चार्जेस थे क्यू बी कह देता हूँ, ठीक है। हालांकि वो जीरो था इस केस में, बट जनरली मैंने ले लिया क्यू बी, दिस इज क्यू ए, दैट इज क्यू बी। अब द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी व्हेन द की इज क्लोज्ड टिल, अब एक चीज और, पहले वाले पोटेंशियल को मैं कहता हूं वी ए, और इसके पहले वाले पोटेंशियल को मैं कहता हूं वी बी, और इसके फाइनल वाले पोटेंशियल को मैं कहता हूं वी ए डैश, और इसके फाइनल वाले पोटेंशियल को मैं कहता हूं वी बी डैश, till VA dash becomes equal to VB dash. This is very important thing. The charges will flow till the potential becomes equal. Question आया तुरंत दिमाग में, सर क्या दोनों के ऊपर चार्जेस भी इक्वल हो जाएंगे क्या? सर क्या दोनों के ऊपर चार्जेस भी इक्वल हो जाएंगे क्या? भाई सुनो, चार्जेस की बात नहीं कर रहे हम, तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं। फिर भी मैं यहां लिखता हूं कुछ बातें, थोड़ा ध्यान रखना। इफ द टू कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, एकदम सेम, सब कुछ सेम, शेप, साइज, डायमेंशन, मटेरियल, एवरीथिंग identical, then charges on each conductor will be divided equally. Then एक शब्द और जोड़ देता हूं, net charges on each conductor will be divided equally. Net charges on each conductor will be divided equally. सर ऐसा क्यों बोल रहे थे? चलो देखते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ये एक अपने पास स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, आइडेंटिकल, ओके आइडेंटिकल, कीप दिस थिंग इन माइंड। इस पे QA वॉज 3 माइक्रोकुलम, इस पे QB वॉज -1 माइक्रोकुलम, -1, ठीक है, अभी जोड़ा नहीं है। दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। और अब जो जोड़ देने के बाद जोड़ दिया, दिस इज A, दिस इज B, सो दे आर आइडेंटिकल, ओके। वन थिंग कीप इन माइंड, दे आर आइडेंटिकल, बात ध्यान रखना, दे आर आइडेंटिकल। सो नेट चार्ज क्या है दोनों के? 3 और -1, 3 और -1। नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज इक्वल टू 3 - 1, दैट इज 2 माइक्रोकुलम। दिस इज नेट चार्ज। और क्या लिखते देखो, if the two conductors are identical, then the net charges on each conductor will be divided equally. आपके पास टोटल नेट चार्ज 2 है, अब इक्वली डिवाइड करना है, यानी कितना दोगे भाई? इक्वली डिवाइड करना है। इसका मतलब QA डैश विल बी 1 माइक्रोकुलम एंड QB डैश विल बी 1 माइक्रोकुलम। बट it is possible only when the two conductors are identical। बस इतनी बात। अब सर ठीक है, ये बात समझी, बट if two conductors are not identical, अब identical नहीं है तो क्या करें सर? then only one thing is valid। अब यहाँ पे वो बात तो अभी भी लगेगी, नहीं आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, तो एक बात तो लगेगी, दैट फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर्स become equal। फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर becomes equal। अब बस सिंपल चीज है, दैट इज VA डैश विल बी इक्वल टू VB डैश। ये बात तो हमेशा वैलिड है, ये बात तो हमेशा वैलिड है। अगर दो कंडक्टर्स हैं, उन दो कंडक्टर्स के शेप, साइज, मटेरियल, व्हाटएवर सब डिफरेंट हैं, तो एक बात है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक चार्ज हमेशा भागेगा, पर कहाँ से कहाँ भागेगा? तो हमेशा हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले तक भागेगा। और कब तक भागेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं होते। तो मैं एक फाइनल चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, एक फाइनल चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, एकदम फाइनल इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ। द पॉजिटिव चार्ज will flow from conductor at higher potential towards a conductor at lower potential till final potentials become equal। बस इस बात को पकड़ के चल लो, इस बात को दिमाग में फिक्स बिठा दो, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा दो, तो ये हो गई हमारी एक और बात, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ख़त्म हो गई यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कैपेसिटर का बेस भी आप बोल सकते हो उसको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, ओके। सो एक पार्ट ये भी हो गया हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद ये आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे आज के लिए। कितना मिनट हो गया? तो हम इसके आखिरी पार्ट पे आते हैं। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ अज्यूम टू बी ज़ीरो। ये बात आपको ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। ग्राउंड का पोटेंशियल ज़ीरो लिया जाता है। सो व्हेन एनी कंडक्टर इज ग्राउंडेड और अर्थड, ये दो शब्द यूज होते हैं क्वेश्चन में, इट्स पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो।
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड करोगे तो उसका पोटेंशियल होगा 0। यहाँ ना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समझनी है हमें कि सर ये आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड कैसे है। यानी हमने किसी भी कंडक्टर को अगर ग्राउंड किया तो उसका पोटेंशियल तो 0 होना है, ये तो तय है। जैसे दो कंडक्टर को जोड़ते हो आप, कैसे भी शेप साइज करें, चार्जेस तब तक भागेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं होते। पर जैसे ही आपने किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड किया या अर्थ से जोड़ दिया तो उसका पोटेंशियल 0 होना तय है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर चार्ज का क्या होगा, चार्ज 0 हो जाएगा क्या? सर चार्ज 0 हो जाएगा क्या? उस कंडक्टर का क्या चार्ज भी 0 हो जाएगा? नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कंडक्टर आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड यानी अकेला कंडक्टर। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है और इसको आपने यहाँ पे एक की लगाई है, यहाँ पे आपने इसको ग्राउंड कर दिया। सो दिस इज आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड, पहले आइसोलेटेड बताते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर which has no other charge around it। भाई एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास कोई और चार्ज नहीं है। ये खुद के ऊपर तो चार्ज है इसके पास, पर इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, कंडक्टर के ऊपर खुद के ऊपर चार्ज है भाई, खुद के ऊपर चार्ज है, उसका खुद का चार्ज है, उस पर चार्ज है। आपने 10 कूलम चार्ज दे दिया, वो उसका चार्ज है, पर उसके आसपास कोई दूसरा और चार्ज नहीं है। तो जब आप आइसोलेटेड कंडक्टर को आप क्या कर रहे हैं, अब ये एक स्फीयर है, इस पे खुद के तो चार्ज है। अब आपने क्या किया, जैसे ही यहां पे इसको की को क्लोज किया, एज की इज क्लोज्ड, एज की इज क्लोज्ड, अब सीधे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। लो, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर तो 0 हो जाएगा। अभी बताया कि ग्राउंड से जैसे ही कनेक्ट करोगे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पर अब ये आइसोलेटेड, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। अब इसका, इस स्फीयर का पोटेंशियल खुद का चार्ज के कारण पोटेंशियल है। सोचो जरा, खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल है, आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है जिससे उस पर पोटेंशियल आ रहा है। खुद के ऊपर जितने चार्ज है उतने से ही पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब ग्राउंड से जोड़ते ही इसका पोटेंशियल 0 हो रहा है, इसका मतलब इस आइसोलेटेड कंडक्टर के चार्ज भी 0 हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ भी चार्ज बच गए, क्योंकि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड यानी इसके आसपास कोई दूसरे चार्ज नहीं है, अगर इसमें कुछ भी चार्ज बच जाएंगे तो पोटेंशियल क्या 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सोचो, एक बात सोचो कि ये आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में, यानी एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इन केस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, इन केस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, when it is grounded, its potential becomes 0 as well as charges on it becomes 0। बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड करोगे तो उसका पोटेंशियल 0 होते होते उसके ऊपर चार्ज भी 0 हो जाएंगे। खत्म कहानी। ये इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अनआइसोलेटेड कंडक्टर को या नॉन आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड करोगे तो उसके ऊपर बैठे हुए चार्जेस 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर पोटेंशियल ज़रूर 0 होगा। तो उसकी बात को समझ लेते हैं। ये इसका आखिरी पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं आखिरी चीज़ को। ये है हमारे पास एक कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, ठीक है। इसको हमने किया ग्राउंड, ठीक है। दिस इज़ द की, ये हो गया ग्राउंड। की को क्लोज करना है बाद में। पर यहाँ एक बैठा है हमारे पास और दूसरा चार्ज, ये बैठा है हमारे पास एक चार्ज।
ये जो चार्ज बैठा है, अब ये चार्ज भी इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल देगा। यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है, दिस चार्ज will give some potential to the conductor, hence it is non-isolated कंडक्टर। अब ये नॉन आइसोलेटेड है, इसके आसपास चार्ज है ना, तो इसका भी पोटेंशियल आएगा इस पे। अब इस केस में एज द की इज क्लोज्ड, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर will become zero, but the charge on non-isolated conductor may be non-zero. Very important, huh? This is again very important thing. यानी इसमें से क्या सीखे? बस इतना सीखे कि जब भी कभी किसी कंडक्टर को आपने अर्थ किया, तो अर्थ करते समय एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि वो पहली बात तो आइसोलेटेड कंडक्टर है या नॉन आइसोलेटेड। तो एक बात तय है कि पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा ही, चाहे आइसोलेटेड रहे या नॉन आइसोलेटेड रहे। पर अगर आइसोलेटेड रहे तो तुरंत बोल देना चार्ज भी ज़ीरो, और अगर नॉन आइसोलेटेड रहे तो फिर चेक करना पड़ेगा, और वो चेक करना अगले वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ हम इसको रोक देंगे, शायद लंबा हो गया काफ़ी, है ना, तो हम इसको यहाँ रोक देंगे। और आई होप आपको ये समझ में आई होगी सारी बातें। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर। अगले पार्ट में बहुत ज़रूरत है कि आपको ये सब आता हो, और अगर आपको समझ में आती है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएँ, ठीक है, ताकि कुछ अप्रिसिएशन मिले। तो अभी फ़िलहाल यहाँ रुक जाएंगे, है ना। और एक चीज़, इस पूरे वीडियो का PDF फाइल भी इस तरह डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और साथ में हमारा एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल चैट शो का सीरीज़ चालू हुआ है, जिसमें हम अपने पुराने बच्चों के साथ, पुराने एलुमनाई के साथ, आपने देखा है TS मैम जो है कंटिन्यूसली उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो हर रोज़ शाम में 6 बजे अभी हम उसके प्रीमियर करेंगे। कम से कम हम उसके 10-12 एपिसोड बनाने वाले हैं, तो आप उसे भी देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मोटिवेट हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने पे, है ना। तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।